Let's start discussion of India's hardest test series, that is booster. Respiration in plants. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस इज द ओनली प्रोसेस इन रिस्पायरेशन. बिल्कुल सही बात है. ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में भी होगी, एनारोबिक में भी होगी, लेकिन एनएरोबिक में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होगी. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस ये सब नहीं चलेगी. क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट सही है. दूसरा स्टेटमेंट इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन. ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का नहीं होता है, ये बात गलत है. एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है. तो अब हमारा आंसर होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर इज सेकंड. एक बड़ी अच्छी सी बात सिखाता हूं आपको. इधर देखिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे आप बोलते हैं कि ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन है, अर्थात ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना ये दोनों में कॉमन है, अर्थात एनारोबिक में भी होगी, एरोबिक में भी होगी. बहुत प्यारी चीज सीख रहे हैं. देखिएगा, पायरुविक एसिड से बनता है एसिटिल कोएंजाइम में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. एसिटिल कोएंजाइम में जाता है क्रेब्स साइकिल में. ठीक है. क्रेब्स साइकिल अल्टीमेटली लास्ट स्टेप में आती है ईटीएस. ईटीएस की भी लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन यूज होती है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ पे. याद करिए. तो ग्लूकोज पर ऑक्सीजन का अटैक इनडायरेक्ट है. ऐसा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में शुरू में पहली ही लाइन यहीं से शुरू होती है. यहां तक एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है. और सोचिए, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है ईटीएस, वो भी ईटीएस की लास्ट स्टेप पर, कॉम्प्लेक्स फोर्स पर. तो सवाल ये बनता है, जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल ईटीएस पे हो रहा है तो एनारोबिक रिस्पायरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल क्यों नहीं बना पाते? यहां तो ऑक्सीजन का रोल हमें कोई दिखता नहीं डायरेक्ट. भाई ऑक्सीजन का रोल तो हमें ईटीएस में दिखता है. क्वेश्चन फिर समझिएगा. ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में भी चलती है, एनारोबिक में भी चलती है, लेकिन एनारोबिक इसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं. गॉट इट? अब सवाल ये बनता है कि अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल ईटीएस में हो रहा है तो एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल तक एनारोबिक रिस्पायरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं जा पाते? तो अब इसका आंसर समझिएगा, ऐसा क्यों होता है. क्योंकि बेटा अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर बोले, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोले, ऑक्सीजन ही है. ठीक है. तो भैया अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सीधी बात है NaDH2 नहीं टूटेगा, ना ही FADH2 टूटेगा, और ना उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. क्योंकि जब एक्सेप्टर ही नहीं है वहां पर तो ETS चलेगी ही नहीं. तो ना NaDH2 टूटेगा. जब NaDH2 टूटेगा नहीं तो NAD बनेगा नहीं, और जब FADH2 नहीं टूटेगा तो FAD भी नहीं बनेगा. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो NaDH2 अपनी हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा, ना FADH2 अपनी हाइड्रोजन दे पाएगा, और जब दे नहीं पाएगा तो ना तो NAD बनेगा ना FAD बनेगा. और NAD का इस्तेमाल आपका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में भी होता है, और NAD का इस्तेमाल आपका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में भी होता है, और NAD का इस्तेमाल हम क्रेब्स साइकिल में भी करते हैं, वो भी 3-3 स्टेप पे करते हैं. FAD का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ क्रेब्स साइकिल में करते हैं. तो अगर ऑक्सीजन नहीं तो NAD FAD नहीं, और भाई अगर ऑक्सीजन नहीं तो ETS नहीं तो NaDH2 FADH2 हाइड्रोजन देगा नहीं. जब हाइड्रोजन देगा नहीं तो NAD नहीं और FAD नहीं, और NAD नहीं होगा तो ना तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, ना तो क्रेब्स साइकिल चलेगी. दैट्स व्हाई एनारोब यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का इनडायरेक्ट रोल है यहाँ पे. गॉट इट? तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा TCA साइकिल के ऊपर है. तो देखिएगा, साइकिल भी बोलते हैं, C6 साइकिल भी बोलते हैं. TCA साइकिल में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में ये दोनों सिट्रेट सिंथेस की मौजूदगी में आपका बनाते हैं सिट्रिक एसिड. क्लियर? अब लेकिन यहां पर क्वेश्चन में मुझसे कहता है कि द TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ पायरुविक एसिड. तो बेटा पायरुविक एसिड गलत हो गया. पायरुविक एसिड का कंडेंसेशन नहीं कराते हैं. पायरुविक एसिड की जगह हम कराते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए का. अगर यहाँ एसिटिल कोएंजाइम ए होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन पायरुविक एसिड लिखा है इसलिए स्टेटमेंट गलत है.
TCA cycle occur in the inner mitochondrial membrane। गलत बात, TCA cycle inner mitochondrial membrane में नहीं होता है। TCA cycle हो ऑक्सीडेको ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में होती है, ऑक्सीडेट डीकार्बोक्सिलेशन और TCA साइकिल ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। वहीं पर अगर हम बात करें आपकी ETS की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो ETS आपका चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो इस तरीके से ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। ठीक है, एक को असर्शन बोल रहा है और एक को रीजन बोल रहा है। इधर देखिएगा, कहता द रिस्पायरेटरी क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। बिल्कुल सही बात है, टाइप पर डिपेंड करता है, अमाउंट पर नहीं डिपेंड करता है। कितना अमाउंट पर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट लिया है इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट से कोई मतलब नहीं। टाइप, भाई आप कार्बोहाइड्रेट लिए तो भाई आपकी रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू 1 हो जाती है, प्रोटीन के लिए 0.9 हो जाती है, ऐसे फैट के लिए हम वैल्यू निकालते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के लिए RQ वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपका पहला स्टेटमेंट सही है। रीजन कह रहा है व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर यूज, जब हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं एज सबस्ट्रेट और कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो RQ वैल्यू क्या हो जाती है 1। भाई बात तो दोनों सही है, लेकिन RQ वैल्यू 1 आने की वजह ये थोड़ी होती है भाई कि आपने रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा इस्तेमाल किया है, ये तो गलत बात हो गई। RQ वैल्यू 1 इसलिए आती है क्योंकि 6 O2 रिलीज होती है, 6 O2 इस्तेमाल होती है और 6 CO2 रिलीज होती है, तो 6/6, इस वजह से अब आंसर क्या आ जाता है RQ का 1। बात दोनों सही है, लेकिन असर्शन रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिर वही दो स्टेटमेंट दिए हैं। एसेशन कह रहा है कि हम रिस्पायरेटरी पाथवे को एम्फीबॉलिक पाथवे कहें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप सीधा सीधा जाते हैं तो आपको दिखाता है कैटाबॉलिज्म, अगर आप रिस्पायरेशन का ही उल्टा कर दीजिए तो वो क्या हो जाता है एनाबॉलिज्म। कहते हैं रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म है, रिस्पायरेशन कैटाबॉलिज्म है, लेकिन रिस्पायरेटरी पाथवे बोल रहा है। पाथवे मतलब रास्ता, जिस रास्ते से आप आगे बढ़ रहे हो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, उसी से पलट के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा एनाबॉलिज्म। रिस्पायरेशन कैटाबॉलिज्म है, लेकिन रिस्पायरेटरी पाथवे आपका एम्फीबॉलिज्म है, क्योंकि जिस रास्ते से आप आगे बढ़ रहे हो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, उसी से आप पलट के आ जाओगे तो एनाबॉलिज्म हो जाएगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है एम्फीबॉलिक पाथवे इसलिए है क्योंकि एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी होता है, इस वजह से करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। बिल्कुल सही बात है। प्लांट में हम लोग की तरह सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता नहीं भाई, ठीक है, और प्लांट में गैसियस एक्सचेंज किसके माध्यम से होता है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन जो होता है वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस पर ऑपरेट नहीं करता है, डिफ्यूजन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस पे ऑपरेट करता है। इस वजह से आपका बोल रहा है कि देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर, क्योंकि हर प्लांट का हर पार्ट अपनी गैसियस नीड की जो जरूरत है, उसको जो गैसियस नीड है उसकी केयर वो खुद करता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज एंड प्रोडक्ट। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपका अंत में हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल मिलेंगे और पानी के भी मिलेंगे। तो अल्टीमेटली दूसरा स्टेटमेंट सही। Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। 13% से ऊपर ईस्ट अल्कोहल नहीं बना पाता है, उससे ऊपर बनाते हैं हम आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD। बिल्कुल सही बात। रेदर स्लोली इन फर्मेंटेशन। बिल्कुल एरोबिक की तुलना में एनारोबिक में आपका NADH जब NAD बनेगा अर्थात NADH अपनी हाइड्रोजन देगा, अर्थात जो NADH अगर हाइड्रोजन दे रहा है तो सामने वाले को क्या कर रहा है रेड्यूस। तो ये जो आपका रेड्यूसिंग एजेंट है ये जब ऑक्सीडाइज होगा NAD में, भाई सामने वाले को रेड्यूस करेगा जब हाइड्रोजन देगा। तो भैया एनारोबिक में मैंने पढ़ाया था स्लो होता है, वहीं पर एरोबिक में फास्ट। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही, ABCD चारों सही। करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है भैया, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन आर कॉल्ड रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। बिल्कुल सही बात है। जिसको आप तोड़ोगे भाई रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है। इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड
अंडर एनारोबिक कंडीशन बाय सेट ऑफ रिएक्शन, जहां पर पायरुविक एसिड आपका कन्वर्ट होता है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। बिल्कुल सही बात है, अर्थात एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पूरी तरीके से ग्लूकोज नहीं टूटता है एनारोबिक कंडीशन में, और इथेनॉल बनेगी। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर रहा, लैक्टिक एसिड में इथेनॉल नहीं बनेगी और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, दोनों सक्सी के बीच में जीटीपी का मॉलिक्यूल बना था जो कि एक कपल्ड रिएक्शन था, बाद में यही एडीपी को एटीपी में बदल देता है। सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ टीसीए साइकिल, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ टीसीए साइकिल। तो ए सही है, बी सही है और आपका सी सही है। सो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, यहां पर ये हमें क्रेब्स साइकिल दिया हुआ है, ठीक है भाई। एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है, एक्स वाई और जेड को। देखो भैया लगातार आइसोसिट, ये एक बार समझ लो अच्छे से। आइसोसिट्रिक एसिड 6 कार्बन, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन, सक्सिल कोएंजाइम में 4 कार्बन, मतलब लगातार एक एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा। एनसीईआरटी लिखती है लगातार 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा और लगातार 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा और लगातार 2 बार NADH2 बनेगा। तो यहां पर जो X है वो तो NADH2 है, X NADH2 है, मतलब आंसर हमारा थर्ड लग गया। Y FADH2 है और वहीं पर Z GTP है, जो कि आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। जब रिएक्शन के बीच में एटीपी बनता है तो उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ईटीएस में अगर एटीपी मिलता है वो कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड हो गया। अगला स्टेटमेंट है, यहां पर आपको 3 रिएक्शंस दी हुई है, कह रहा पहचानो भैया। लास्ट वाली तो साफ साफ दिख रही है, अल्कोहल बना रहा है, ठीक है। लास्ट वाली फर्मेंटेशन हो गई, मतलब पहले 2 ऑप्शन कट गए हमारे। लास्ट वाली आपकी क्या होगी, फर्मेंटेशन, तो पहले 2 ऑप्शन कट गए। अब आगे देखो, यहां पर ग्लूकोज से 6 कार्बन से 3 कार्बन टूट रहा, मतलब पहली वाली ग्लाइकोलिसिस है। तो पहली वाली आपकी ग्लाइकोलिसिस हो गई, दूसरी वाली आपकी क्रेब्स साइकिल हो गई और तीसरी वाली आपकी फर्मेंटेशन हो गई। ये सीधे सेकंड वाला आपका एक क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से छपा हुआ है। तो इसका आपका 8th का आंसर हो गया 4th। क्वेश्चन नंबर 9 देखने में आपको लंबा लग रहा है क्योंकि डायग्राम ऊपर नीचे रखा गया, क्वेश्चन छोटे में भी आ सकता था। क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा, बेहद सरल सवाल है, सवाल में दम नहीं था। कह रहा है एक्सपेरिमेंट किया गया, 3 एक्सपेरिमेंट किया गया, 1 2 3 वर्क कंडक्टेड, जहां पर एक सिंथेटिक वेसाइकल मतलब कोई बुलबुला, एक सिंथेटिक वेसाइकल ले लिया हमने और उस सिंथेटिक वेसाइकल में हमने क्या किया, हमने FO और F1 ATP सिंथेस एंजाइम इसमें लगा रखा है, ठीक है, इसके अंदर मौजूद है। ये मान लो FO हो गया, F0 मत पढ़ लेना, FO बोला जाता है, O फॉर ओलिगोमाइसिन। ये F1 हो गया, F1 में कन्फर्मेशनल चेंज होगा। कब होगा भैया, जब वेसाइकल के अंदर H+ ज्यादा होगा तो अंदर से H+ बाहर आएंगे, F1 में कन्फर्मेशनल चेंज होगा, ATP का निर्माण होगा। क्लियर? अब समझना, 3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, कह रहा है उन्हें एक रात एक ट्यूब में रखा गया, अगली रात दूसरी ट्यूब में रखा गया। जब पहली ट्यूब में रखा गया, समझना बेटा, पहले समझ लो, जब वेसाइकल के अंदर से H+ बाहर आएंगे तब F1 में कन्फर्मेशनल चेंज होगा और ATP बनेगा। अब ATP बनाने के लिए चाहिए हमें ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसलिए कह रहा है अगले दिन जिस भी आपने ट्यूब में रखा, जिस भी ग्लास में रखा आपने वेसाइकल को, उसमें ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मौजूद है तीनों एक्सपेरिमेंट में। तो अब आइए एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। यहां पर उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट दिखाया। एक्सपेरिमेंट नंबर पहला समझिएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर पहले में कह रहा है ये आपका वेसाइकल हो गया, ठीक है, ये आपका ATP सिंथेस हो गया, आपका एंजाइम। कह रहा pH 8 में डाला। अगर आपने pH 8 में डाला, बहुत अच्छे से समझिएगा मैंने क्या कहा, अगर आपने pH 8 में डाला मतलब आपने बेसिक मीडियम में डाला, तो इसका मतलब H+ का लेन देन कुछ नहीं होने वाला है। गॉट इट? और अगले दिन आपने उसको डाल दिया दूसरे ट्यूब में, ठीक है, दूसरे कप में, और वहां का pH 4 था, pH 4 था, मतलब बाहर H+ क्या होगा, बाहर H+ क्या होगा, ज्यादा। गॉट इट? अब कह रहा है कि बताओ क्या होगा, पहले बताइए, पहले pH 8 में डाला तो वेसाइकिल के अंदर का pH क्या हो गया होगा, लगभग 8। अब वेसाइकिल के अंदर का pH 8 है, बाहर का pH कितना है भैया, 4। इसका मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट है या नहीं है, है। बाहर वेसाइकिल के बाहर H+ ज्यादा, अंदर वेसाइकिल के H+ कम, मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट है। गॉट इट?
लेकिन एटीपी नहीं बनेगा, क्योंकि एटीपी तब बनेगा जब H+ अंदर से बाहर आए, ना कि बाहर से अंदर जाए। चलिए अब दूसरा देखते हैं स्टेट, दूसरा देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट कह रहा है। पहले pH 4 में डाला, रात भर रोके रहे, pH 4 में डाला और रात भर रोके रहे, तो सीधी सी बात है अंदर ढेर सारे H+ इकट्ठा हो गए होंगे। अब जब तुमने pH 8 में डाला तो पहले की तरह प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां पे भी बन गया। अंदर का pH 4 है, बाहर का pH 8 है। यहां पर क्या था, यहां पर अंदर का यहां पर पहले वाले में क्या था, उल्टा था। पहले वाले में बाहर जो था H+ ज्यादा था, अब इस केस में अंदर H+ ज्यादा है। अब अंदर से H+ जब बाहर निकलेंगे, भैया प्रोटॉन ग्रेडियंट तो दोनों में बन गया, प्रोटॉन का डिफरेंस तो दोनों में बन गया। भाई यहां पर बाहर H+ ज्यादा था, यहां वेसाइकिल के अंदर H+ ज्यादा था, तो सोल्यूशन में और वेसाइकिल के अंदर प्रोटॉन का डिफरेंस तो बन ही गया। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में एटीपी बनेगा, क्योंकि जब H+ बाहर निकलेगा, आप कहोगे H+ कहां से आया, भैया पहले हमने pH 4 में डाला था ना इसको, जब H+ बाहर आएगा तो एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में एटीपी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब क्या है, कह रहा है एक रात, पूरी रात भर रख रहे हैं, पहली ट्यूब में पूरी रात रख रहे हैं, वरना ये मत कह देना कि सर पहले वाले एक्सपेरिमेंट में फिर H+ अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, ये नहीं बेटा। पहले वाले ट्यूब में रात भर रखा, दूसरे वाले में तुरंत रखा और रिजल्ट बताना है। अब तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट में दोनों में pH 7 है, अंदर का pH क्या हो जाएगा 7 मतलब न्यूट्रल, ना एटीपी बनना है ना प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन है। तो चलिए अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट, कहता है अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द वेसिकुलर मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट इन बोथ एक्सपेरिमेंट 1 and 2 एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। कह रहा प्रोटॉन का ग्रेडियंट होगा, बिल्कुल होगा भाई। पहले और दूसरे में प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्यों नहीं होगा, पहले pH 8 में डाला, वेसाइकिल का pH कितना हो गया 8, बाहर है pH 4, मतलब बाहर H+ की मात्रा ज्यादा, अंदर H+ की मात्रा कम। तो पहले एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन का ग्रेडियंट है, लेकिन बाहर H+ ज्यादा है, और एटीपी तब बनेगा जब H+ अंदर से बाहर निकले। गॉट इट। तो एटीपी तो नहीं बनेगा, लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट है। दूसरे में pH वेसाइकिल का रात भर रखने से क्या हो गया 4, तो अंदर का 4 बाहर का 8, अंदर H+ ज्यादा बाहर H+ कम, अंदर से बाहर निकलेंगे एटीपी बनेगा और प्रोटॉन ग्रेडियंट भी है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला, कि पहले दोनों एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन का ग्रेडियंट तो मेंटेन है। अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द वेसिकुलर मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट इन बोथ एक्सपेरिमेंट 1 and 2 एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, जब आपने ट्रांसफर किया उस टाइम की बात कर रहा है। एज अ कंसिक्वेंस ऑफ प्रोटॉन का ग्रेडियंट, प्रोटॉन का ग्रेडियंट होने की वजह से एटीपी सिंथेसाइज होगा बोथ एक्सपेरिमेंट 1 and 2 में। गलत पहले वाले में हो ही नहीं सकता भाई, सोल्यूशन से H+ वेसाइकिल में नहीं जाना है, वेसाइकिल से सोल्यूशन में जाएगा। एक्सपेरिमेंट 2 में तो एटीपी बनेगा, एक्सपेरिमेंट 1 में नहीं बन पाएगा। ग्रेडियंट तो है, लेकिन H+ वेसाइकिल के अंदर कम है और सोल्यूशन में ज्यादा है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट सही है। एटीपी विल बी सिंथेसाइज इन एक्सपेरिमेंट 3। एक्सपेरिमेंट 3 में कह रहा है भाई एटीपी सिंथेसाइज होगा, लॉजिक ही नहीं बनता। 3 वाला क्या है आपका, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में कुछ होगा ही नहीं। एटीपी विल बी सिंथेसाइज इन एक्सपेरिमेंट 2, बिल्कुल सही बात है। और प्रोटॉन आपके H+ फ्लो करेंगे आउट ऑफ द वेसाइकिल, वेसाइकिल से बाहर निकलेंगे, और FO F1 एटीपी सिंथेज एटीपी का निर्माण कराएगा, बिल्कुल सही बात। तो करेक्ट ऑप्शन 4th A and D, अर्थात ये हम इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्वेश्चन लगा ना बहुत लंबा होगा, छोड़ दो, कुछ था क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन की लंबाई मत नापा करो बेटा। इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट को पढ़िए। कहता है जितना भी फूड हम खाते हैं, ठीक है, वो सब का फूड हो चाहे ऑक्सीजन हो, वो सब का सब अल्टीमेटली किससे आता है, फोटोसिंथेसिस। सही है। द एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बेटा। द एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली यूज फॉर लाइफ प्रोसेस, गलत। जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़कर एटीपी बनाते हैं, फिर एटीपी को तोड़कर हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज टूटा, आप सीधे एनर्जी नहीं प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज के तोड़ने पर जो एनर्जी निकलती है उससे पहले आप एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनको जोड़ते हैं और एटीपी के केमिकल बॉन्ड में एनर्जी को स्टोर करते हैं, फिर एटीपी तोड़ेंगे तब आप उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं पहले लेक्चर में बताता हूं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। कार्बन स्केलेटन जो आपका रिस्पायरेशन में बनता है वो किसी भी बायोमोलिक्यूल का प्रिकर्सर हो सकता है। प्रिकर्सर मतलब रिएक्टेंट की तरह काम कर सकता है, भविष्य में कोई भी बायोमोलिक्यूल बना सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, एक स्टेटमेंट गलत हो गया। प्लांट अनलाइक एनिमल हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज, बिल्कुल सही। एनिमल के पास गिल्स है, लंग्स है, इनके पास नहीं है, बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स फॉर दिस पर्पस, बिल्कुल सही, करेक्ट स्टेटमेंट। लेंटिसेल आपकी वुडी स्टेम में पाई जाती है और स्टोमेटा आपके लीफ में पाए जाते हैं और ग्रीन स्टेम में पाए जाएंगे।
और इन्हीं के माध्यम से गैसेस एक्सचेंज होता है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेन इन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। ऑक्सीडेशन के दौरान जब सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है या ग्लूकोज का रिस्पायरेशन होता है, बोल दीजिए, एनर्जी जो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में होती है इज रिलीज फ्री इनटू द सेल इन अ सिंगल स्टेप। गलत, सिंगल स्टेप में अगर आप सारी एनर्जी रिलीज कर देंगे तो सेल आपकी जल जाएगी। क्लियर? तो सिंगल स्टेप नहीं, मल्टीपल स्टेप में स्लो स्लो थोड़ा थोड़ा एनर्जी रिलीज करेंगे, एटीपी का प्रोडक्शन करते रहेंगे और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सारी एनर्जी अगर एक बार में रिलीज कर देंगे तो सेल जल जाएगी। अगर मान लो दाल पकाने के लिए हमें 1000 किलो जूल एनर्जी चाहिए तो हम क्यों कहते हैं भाई दाल धीरे आंच पे पकाओ, ताकि थोड़ा थोड़ा एनर्जी दे, थोड़ा थोड़ा दाल पके। उसमें बमी मार दो फिर 1000 जूल का, बन गई दाल, बनेगी नहीं दाल, जल जाएगी। तो भैया यहां पर दो स्टेटमेंट आपके गलत हो गए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट बी एंड ई। अगला कहता है इन बोथ, देखो ऐसे क्वेश्चन आए ना फिल इन द ब्लैंक ब्लैंक, तो तुरंत नीचे की तरफ निगाह बढ़ा लो। कहता है इन बोथ एल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ज्यादा एनर्जी नहीं निकलती, ठीक है, लेस देन 7%, सीधी बात है, 7% से कम एनर्जी निकलती है, ठीक है, और उसमें भी सारी एनर्जी आप ट्रैप नहीं कर पाते एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। तो ए का हो जाएगा 7, मतलब पहला ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत। बी का 13 बिल्कुल अभी बताया था, 13% पे ईस्ट मर जाएगा। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम ए, एक मॉलिक्यूल अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो पूछ रहा है कितने मॉलिक्यूल NADH के मिलते हैं। तो याद करिए एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का एक एसिटिल कोएंजाइम और एक NADH2 बनाता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1, तो करेक्ट आंसर विल बी हमारा 7, 13, 1, करेक्ट आंसर विल बी 4th। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बस देखने में आपको क्वेश्चन लगा होगा अरे बाप रे इतना लंबा सवाल, अरे सवाल में कुछ नहीं था, ये आपको दो बातें दे रहा है, ठीक है। कह रहा था क्रूशियल इवेंट, ये एनसीईआरटी की लाइनें सीधे सीधे छापी गई है। द क्रूशियल इवेंट इन एरोबिक रिस्पायरेशन आर, एरोबिक रिस्पायरेशन में क्रूशियल इवेंट ये दो घटनाएं दी हुई है, एक को इन्होंने इंडिकेट किया है ए से और एक को इन्होंने इंडिकेट किया है बी से। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लीविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गॉट इट? यहां पर ये क्या बात कर रहा है कि पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोजन हटाते जाएंगे। गॉट इट? और अल्टीमेटली आपके 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकलेंगे, ठीक है। तो बेटा यहां पर बात कर रहा है ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की और इसके साथ में क्रेब साइकिल की, ठीक है। तो यहां पर बेटा वो स्टेटमेंट में बात कर रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, पहला वाला स्टेटमेंट है फॉर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड क्रेब साइकिल, क्योंकि वहीं पर पायरुविक एसिड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की मदद से बनाएगा एसिटिल कोएंजाइम में, क्रेब साइकिल में जाकर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो बेटा पहला स्टेटमेंट लिख लो बेटा अपने पेपर में, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और क्रेब साइकिल। इधर बोर्ड में कुछ जादू जादू हो रहा है। पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, समझ गए भैया, ईटीएस की बात कर रहा हूं, तो बी वाला किसके लिए है? ईटीएस। आइए फिर कह रहा फर्स्ट प्रोसेस इज ईटीएस, गलत, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड क्रेब साइकिल। फर्स्ट प्रोसेस इज टीसीए मतलब क्रेब साइकिल, ठीक है भाई, एंड टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। व्हाइल द सेकंड प्रोसेस इज ईटीएस, सही है, और ईटीएस कहां पर चलती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। और बेहतर होता बोल देता फर्स्ट प्रोसेस इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड टीसीए, तो ज्यादा बेटर होता। थर्ड क्यों गलत है? फर्स्ट प्रोसेस इज ईटीएस, गलत, फर्स्ट प्रोसेस इज टीसीए एंड टेक प्लेस ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गलत। टीसीए चलती है आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलिए, क्रेब साइकिल बोलिए, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलिए, C6 साइकिल बोलिए, आपका ये चलती है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियम और ईटीएस चलती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कितने मॉलिक्यूल एटीपी के बनेंगे बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट के 2 मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करा रहा है। आइए हम लोग चलते हैं एक बार क्रेब साइकिल को देखते हैं। आइसोसिट्रिक एसिड इसकी बात कर रहा है, आप चाहे आइसोसिट्रिक एसिड बोलो चाहे आइसोसिट्रेट बोलो, आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट बोलिए। आप नोटिस करिए आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट का जब आपने एक मॉलिक्यूल लिया था तो आपको एक एटीपी मिला था, सीधा सीधा लिखते जाओ, एक एटीपी मिला था,
3 NADH2 मिला था, 1 FADH2 मिला था, ठीक है। एक ATP अगर आपने आइसोसिट्रिक एसिड की, अगर आपने आइसोसिट्रिक एसिड की एक मॉलिक्यूल लिया तो साफ साफ दिख रहा है 3 NADH2 मिल रहा है, 1 FADH2 मिल रहा है और 1 ATP मिल रहा है। एक आइसोसिट्रिक के साथ आपको 3 NADH2 मिला प्लस 1 FADH2 मिला, ठीक है, प्लस 1 ATP मिला। लेकिन यहां पर आप ATP को काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ आइसोसिट्रेट, ठीक है, बाय ETS ओनली। ETS के बारे में बात करिएगा बस। जो आपको सबस्ट्रेट लेवल SLP मिल रहा है, ATP डायरेक्ट मिल रहा है, वो काउंट नहीं होगा। क्योंकि कह रहा है आइसोसिट्रेट का 2 मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराओ तो भाई क्रेबी साइकिल बाकी रहेगी, चला दो। तो एक मॉलिक्यूल में 3 NADH2 मिला, 1 FADH2 मिला, लेकिन उस ATP को काउंट नहीं करेंगे जो सीधा सीधा मिला, क्योंकि वो आपको ETS के माध्यम से थोड़ी मिला, वो तो आपका सक्सेनल के बीच में निकला, वो तो SLP है, वो ETS का थोड़ी हुआ ATP। ETS में हम लोग भुनाते हैं NADH2 और FADH2 को। तो बेटा 3 NADH2, 1 NADH2, 3 ATP, 3 NADH2, 9 ATP प्लस 1 FADH2, 2 ATP, 9 2 कितना हो गया बेटा? 11 ATP। 11 ATP आपको आइसोसिट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तब मिलेगा, बाय ETS बोल रहे हैं, ETS, ठीक है। अब लेकिन यहां पर मॉलिक्यूल कितने दिए हैं? 2। 11 ATP मिलेगा एक आइसोसिट्रेट से, तो बेटा 22 ATP मिलेगा 2 आइसोसिट्रेट के मॉलिक्यूल से। करेक्ट आंसर विल बी 4th। क्लियर? अब यहीं पर बाय ETS ओनली ना दिया होता, वो सीधे बोलता कितना ATP मिलेगा, तो 22 नहीं, आंसर 24 हो जाता। क्योंकि भाई एक साइकिल चलने पे 1 ATP भी तो हमें मिल रहा था इन द फॉर्म ऑफ GTP, और 2 आइसोसिट्रेट का मॉलिक्यूल तो 2 ATP ले लेंगे, ठीक है। तो आंसर 24 हो जाता। अगर बाय ETS हटा देता तो आंसर 24। ETS की बात कर रहा मतलब सिर्फ NADH2, सिर्फ FADH2 को काउंट करेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी 4th। इन इम्बेडेड मेयर ऑफ प्लास पाथवे, EMP पाथवे मतलब ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा है। कह रहा है ATP सिंथेसाइज कितनी जगह पर होगा? भैया हमें पता है बहुत अच्छे से, ETS में ATP सिंथेसाइज बोल रहा है। NAD कह रहा है रेड्यूस कितनी जगह पर होगा? रेड्यूस एक ही जगह पे होगा, हमें पता है। एक सेकंड वापस चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड पर, इधर देखिएगा। अगर हम अपने बोर्ड पे वापस चलें तो बेटा याद करिए, ग्लाइकोलिसिस की 7वीं और 10वीं स्टेप में, ग्लाइकोलिसिस की 7वीं और 10वीं स्टेप पे हमें ATP मिला था, याद आया? 7वीं और 10वीं स्टेप पर ATP मिला था, 6ठी स्टेप पर हमें NADH2 मिला था, ठीक है। तो आइए इधर देखिएगा, और पहली और तीसरी स्टेप पे हमारे ATP घुसे थे। बोर्ड पे देखना बेटा, देखिए। तो कह रहा है हाउ मेनी स्टेप ATP सिंथेसाइज? 2 स्टेप पे, ठीक है, 2, तो आंसर हो गया फर्स्ट खत्म। और NAD कितनी स्टेप पे रिड्यूस हुआ था? 1 स्टेप पे। और ATP कितनी जगह पर यूटिलाइज हुआ था? 2 स्टेप पे, खत्म। आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब पायरुविक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कराते हैं बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और मैग्नीशियम यहां पर एक्टिवेटर की तरह इस्तेमाल होता है, तो कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ओवरऑल पूछ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब आप ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे। NCERT पेज नंबर 231 से सवाल है, सीधा सीधा हमें मिलता है वहां पे NADH2, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिल कोएंजाइम है। क्योंकि पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन है, एसिटिल कोएंजाइम के पास 2 कार्बन है, इसलिए 1 CO2 निकलेगी। अब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो सीधी बात आप NAD दोगे, आपको प्रोडक्ट की तरह NADH2 मिलेगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल शुरू में दिखाया था। स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप का कंडेंसेशन किसके साथ कराते हैं? पानी और ऑक्सैलोएस्टिक एसिड के साथ, ताकि हमें मिले क्या? 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। ऑक्सैलोएस्टिक एसिड 4 कार्बन, एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन। करेक्ट आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 17 में मैं विराम लूंगा। 17 पे आप एक काम करिए, पहले इस क्वेश्चन को सोचिए। क्वेश्चन नंबर 17 सोचिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो आपका आंसर आ गया होगा मुझे उम्मीद है।
सीधा सीधा है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हमें 6 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। गॉट इट? सो करेक्ट आंसर इज 6। बट अगर यहां पर लिख देता रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस लिख देता तो आंसर 0 हो जाता, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में एज सच ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता, तब आंसर 0 हो जाता। क्वेश्चन होता नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो भैया ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसी वजह से तो एनारोब्स में भी चलती है, तब आंसर 0 हो जाता। लेकिन हम पूरा बोल रहा पूरे एक मॉलिक्यूल को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करोगे तब तो 6 ही मॉलिक्यूल लगेंगे, सीधी सी बात। आइए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूज ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं फैट, और सबसे लास्ट में इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन, तो आंसर 3rd। उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 19, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस में हम लोग फॉस्फोराइलेशन कराते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। करेक्ट आंसर इज 3rd। फुल नेम ऑफ एनएडी, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो 20 का हो गया 2nd। Which one of the following complex of respiratory electron transport system contain 2 copper center? 2 copper center, कॉपर A कॉपर B पाया जाता है कॉम्प्लेक्स 4th में, तो आंसर हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, हाईएस्ट रेट ऑफ रिस्पायरेशन किसमें होगा? ग्रोइंग शूट एपेक्स, जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड में सबसे ज्यादा आपका रेट ऑफ रिस्पायरेशन होता है, आंसर 2nd। क्वेश्चन नंबर 23 ठीक सवाल है, वेयर क्रेब्स साइकिल ऑकर एंड एसिटिल कोएंजाइम इज फॉर्म, एसिटिल कोएंजाइम में तब बनेगा जब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, जब पायरुविक एसिड साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, तो क्रेब्स साइकिल हो गया, या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन द्वारा बना एसिटिल कोएंजाइम हो गया, ये सब मैट्रिक्स में बनेगा, तो आंसर हो गया मैट्रिक्स। वेयर ईटीएस ऑकर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल FO, कन्फर्मेशनल चेंज ऑकर्स F1, करेक्ट आंसर 2nd। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एंजाइम, जल्दी, इन्वर्टेज, सुक्रोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। क्वेश्चन नंबर 25, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जब आप लैक्टिक एसिड बनाते हैं तो याद करिए आपको बताया गया था, जब आप लैक्टिक एसिड बनाते हैं तो सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस कराएंगे, ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड, जिसके पास 3 कार्बन है, और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, NAD से बन जाता है NADH2, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एक NADH2, तो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 NADH2। पायरुविक एसिड से बनता है लैक्टिक एसिड, जहां पर आपका NADH2 आपका क्या करेगा, NADH2 अपने पायरुविक एसिड का रिडक्शन करा देगा उनको हाइड्रोजन देकर, और अल्टीमेटली लैक्टिक एसिड बनाएगा, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के यहां पर क्या हुआ? पायरुविक एसिड। RQ ऑफ प्रोटीन 0.9, सीधा सवाल। क्वेश्चन नंबर 27, अब इतने इजी क्वेश्चन को क्या डिस्कस करोगे, तो सीधा सीधा लाइन से, ग्लिसरॉल इंटर करेगा रिस्पायरेटरी पाथवे में, जब ग्लिसरॉल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जल्दी से बताइए किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लिसरॉल जब आपका इंटर करेगा तो ग्लिसरॉल बनाएगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, गॉट इट, ग्लिसरॉल बनाएगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और ग्लाइकोलाइसिस उसी के आगे कंटिन्यू हो जाएगी, तो आंसर 3rd हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, फाइनल डिकार्बोक्सिलेशन, फाइनल मतलब आखिरी डिकार्बोक्सिलेशन आपका क्रेब्स साइकिल में कहां पर होता है? फाइनल डिकार्बोक्सिलेशन क्रेब्स साइकिल में होता है आपका कहां पर? याद करिए, सबसे पहले क्या हुआ था, आपका ऑक्सैलोएस्टिक एसिड और आपका क्या नाम है एसिटिल कोएंजाइम है, ये दोनों मिलकर बनाए थे आपका सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड आपका कन्वर्ट हुआ था आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से आपका बना था सक्सिनिल कोएंजाइम A, और यही सक्सिनिल कोएंजाइम A यहीं पर फाइनल हुआ था, आप यहीं पर आपका फाइनल डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था। तो अल्टीमेटली अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से मजबूरी में मैं ऑप्शन लगाना पड़ेगा, सक्सिनिक एसिड के बीच में आपका 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होता है, गॉट इट। वैसे हो तो सक्सिनिल कोएंजाइम A पे जाता है, लेकिन हमारी मजबूरी है ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन 2nd को प्रायोरिटी देना। अच्छा ऑप्शन होता अल्फा, अच्छा ऑप्शन नहीं, हमारी मजबूरी है कि भाई हम सक्सिनिक एसिड लेके, मजबूरी अगर सक्सिनिल कोएंजाइम A होता तो और बेटर होता, गॉट इट, क्योंकि सक्सिनिल कोएंजाइम और सक्सिनिक एसिड के बीच में आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती, आपको ATP मिलता है, तो बेटर ऑप्शन क्या होता है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड सक्सिनिल कोएंजाइम A, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो मजबूरी में हम लगाएंगे 2nd। तो बेटा 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन होता है क्रेब्स साइकिल में, एक जब आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाते हैं, और फाइनल कब हुआ?
जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सेल को एंजाइम में बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। 29 पायरुविक एसिड विच इज फॉर्म बाय ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोसॉल। जब ये इंटर करती है माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये आपका बनाएगा एसिटिल को एंजाइम में विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मैच द फॉलोइंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। चलिए इसको मैच करिए जल्दी से, जल्दी देखिए इसको मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला इसमें से कौन है, जल्दी देखो और बताओ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है साइटोक्रोम सी, जो कॉम्प्लेक्स थर्ड से ले जाकर कॉम्प्लेक्स फोर्थ को देता है। एक छोटी सी प्रोटीन होती है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एसिटिल को एंजाइम ए बनवाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन आपका अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनवाएगा इन क्रेब्स साइकिल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31 एम्फीबॉलिक पाथवे, एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन है। एसिटिल कोएंजाइम ए क्या बना सकता है? एसिटिल कोएंजाइम ए कैन परफॉर्म द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। सीधी सी बात है, ठीक है भाई। रिएक्शन पलट दो, एनाबॉलिक कर दो। अच्छा जो डायग्राम है उसमें रिएक्शन पलट दो। अगर फैटी एसिड आगे जाकर एसिटिल कोएंजाइम में बना सकता है विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन, तो पलट दीजिए रिस्पायरेटरी पाथवे को, तो एनाबॉलिज्म हो जाएगा। करेक्ट आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सेनिल कोएंजाइम ए टू सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिल कोएंजाइम ए से जब सक्सेनिक एसिड बनता है तो मैंने आपको बताया था जीडीपी फॉस्फेट लेकर जीटीपी बनाएगा, जीटीपी एडीपी को देकर एटीपी बनाएगा, जिसे हम बोलते हैं एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और रिएक्शन कहलाती है कपल्ड रिएक्शन, क्योंकि एक साथ चलती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है, दो मॉलिक्यूल बनाता है पायरुविक एसिड के, ठीक है। ये क्या है? ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब मानोगे? जब ये पूरा क्रेब्स साइकिल पूरी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 34 हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। तो भैया 4 एटीपी हमें मिले थे, जिसमें 2 हमारे खर्चा हो गए थे। तो 4 एटीपी और आरक्यू वैल्यू ट्राइपामेटिन की हमने निकाली थी, कितनी आई थी? 0.9। करेक्ट आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35 माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। बताइए ये जो स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करता है एटीपी। अब भाई डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन इससे पावर हाउस ऑफ द सेल थोड़ी कह दोगे। डबल मेम्ब्रेन तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी है। गॉट इट। एंजाइम क्रेब्स साइकिल के ये कोई तुकी नहीं बनता है। तो बेटा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, कि इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करता है एटीपी। क्वेश्चन नंबर 36 सेक्शन बी पार्ट फर्स्ट। अच्छा सवाल है। कहता है व्हेन कार्बोहाइड्रेट को हम एनारोबिकली ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपका आरक्यू की वैल्यू क्या होगी? बेटा हमें पता है रिस्पायरेटरी कोशेंट इज इक्वल टू क्या होता है? CO2 अपॉन O2। अर्थात कितनी CO2 निकली, कितनी CO2 निकली और कितनी O2 आपकी इस्तेमाल हुई। तो CO2 अगर हम इथेनॉल फर्मेंटेशन की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल CO2 के होते हैं, लेकिन O2 का मॉलिक्यूल एनारोबिक में इस्तेमाल ही नहीं होता। तो 2/0 मतलब इनफाइनाइट। का आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37 फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। सीधी सी बात है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोले, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर बोले, हर केस में लगेगा आंसर ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस। कितने एटीपी बनेंगे? अच्छा सवाल है। नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में। तो भैया कितना एटीपी बनेगा? अगर आपने एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का लिया तो भैया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में आपको एक NADH2 मिलेगा। सीधी सी बात है, एटीपी तो मिलता नहीं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में। क्रेब्स साइकिल में आपको 3 NADH2 मिलेगा प्लस 1 FADH2 मिलेगा प्लस 1 ATP मिलेगा, ठीक है। एक NADH2 कितने हो गए? 3 1 4, एक NADH2 3 ATP, तो 4 NADH2 12 ATP, 4 3 12 ATP, एक FADH2 2 ATP, 12 2 14 और एक ATP और जोड़ लो, 14 1 15। आंसर होगा 15। यहीं पर अगर क्वेश्चन को और अच्छा करना होता तो आगे लिख देता वाया ETS। ETS के माध्यम से कितने मिलते हैं? अगर ETS के माध्यम से बोल देता तो आंसर 14 हो जाता। फिर ये वाला ATP काउंट ना होता ETS में, क्योंकि NADH2 और FADH2 का काम होता है, ना कि ATP का। गॉट इट। ATP बल्कि वहां हमें मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो गया 15। आइए क्वेश्चन नंबर 39
कहता बताइए इसमें से किस स्टेप पर आपको एनर्जी मिलेगी। जल्दी से देखिए, जल्दी से आंसर कीजिए। इनमें से किस स्टेप पर, क्वेश्चन नंबर 39 है, आपको एनर्जी मिलेगी। जब बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तब एडीपी जाता है और एक फॉस्फेट लेकर एटीपी बनता है। करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। पहले में तो हमें एटीपी देना पड़ेगा भाई, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यहां पर ना एटीपी देना पड़ता है, ये तो स्प्लिटिंग रिएक्शन है, फिफ्थ स्टेप स्प्लिटिंग रिएक्शन है, तो यहां ना देना पड़ता है ना मिलता है। फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फेनॉल पायरुवेट, कोई मतलब ही नहीं, ये तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सेंस चले गए। क्वेश्चन नंबर 40, द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ईटीएस की बात कर रहा है बेटा, विद सिंथेसिस ऑफ एटीपी। पढ़िए दोबारा, इलेक्ट्रॉन पास करता है, द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम के पार्ट की तरह रिमूव हुआ था। अरे जब NADH2 तोड़ा था, NADH2 जब तोड़ा था NAD प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, कहता है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक पहुंच जाता है और एटीपी की सिंथेसिस होती है। कह रहा है बताइए एटीपी की सिंथेसिस कहां पर होती है। तो एटीपी की सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो 40 का आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। अरे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में याद करिए, इस टाइप का डायग्राम बनाया था, ये मेम्ब्रेन थी, यहाँ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ये इंटर मेम्ब्रेनर, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये इनर मेम्ब्रेन, इधर क्या था मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में था आपका F1 पार्टिकल, जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का इस्तेमाल करके आपका बनाता था एटीपी। इन टीसीए साइकिल कह रहा आइसोमराइजेशन ऑफ सिट्रेट, सिट्रेट का आइसोमराइजेशन किया, ठीक है, तो आइसोसिट्रेट बना। कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तब बनेगा सक्सेसिव एसिड? 2 बार। एक बार आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाएंगे, एक बार अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सेल कोएंजाइम में बनाएंगे। तो आइसोसिट्रेट के पास 6 कार्बन, अल्फा कीटो के पास 5 कार्बन, सक्सेल कोएंजाइम के पास 4 कार्बन, तो लगातार 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा, 6 5 4, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ रेड्यूस कोएंजाइम, रेड्यूस को भाई, अरे कोएंजाइम यही तो है, पढ़ाया तो था बेटा, बायोमोलिक्यूल में हम नहीं पढ़ते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप याद करिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन, तो वहां पर हमने पढ़ाया था आपको NADH2, ये आपका कोएंजाइम की तरह काम करता है। तो कह रहा है कितने मॉलिक्यूल रेड्यूस कोएंजाइम के बनेंगे, ठीक है, रेड्यूस कोएंजाइम मतलब FADH2 और NADH2 की बात कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात, एक ग्लूकोज का आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और पूछ रहा है कितने NADH2 बनेंगे और कितने FADH2 बनेंगे। तो दिमाग लगाइए, अगर एक अब लेकिन बोल रहा है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, क्वेश्चन को सही से पढ़िए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ग्लाइकोलिसिस में जो आपको NADH2 प्राप्त हुआ था आप उसे काउंट नहीं करेंगे, आप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को काउंट, NADH2 काउंट करेंगे और क्रेब्स साइकिल का NADH2 FADH2 काउंट करेंगे। तो बेटा अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमने तोड़ा, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस तो भाई साइटोसोल में हो रही है, लेकिन यहां पर मेंशन कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बताइए आपको कितने रिड्यूस कोएंजाइम मिलेंगे। तो भैया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल ये चलती माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे एक ग्लूकोज से, तो 2 NADH2 में मिल गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से, और 2 बार आपकी क्रेब्स साइकिल चलेगी, एक एसिल कोएंजाइम के लिए 1 बार, 2 एसिल कोएंजाइम के लिए 2 बार चलेगी, मतलब 2 इधर, 3 6 क्रेब्स साइकिल में, तो 6 उधर, 6 2 8 इधर, गॉट इट। अब इधर देखो लिखा हुआ 8 NADH2, सही बात है, 10 हो जाता अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल वर्णना इस्तेमाल करता। कहता ओवरऑल बताओ, और 2 FADH2 मिलेगा जब 2 बार आपकी क्रेब्स साइकिल चलेगी। करेक्ट आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है इन रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी बोल रहा है, साइटोक्रोम बी मतलब ये बात कर रहा है कॉम्प्लेक्स थर्ड की, ठीक है, याद करो इनर मेम्ब्रेन ऐसे बनाई थी, इसके बाद यहां पर था कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, जहां पर हमने सबसे पहले ऐसे लिखा था FMN FES, याद आया, 2 इलेक्ट्रॉन आए थे NADH2 से, FES पे गए, फिर यूबिक्विनोन पे गए, यूबिक्विनोन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा UQ2 माइनस हो जाएगा, और यूबिक्विनोन क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से घसीट लेगा हाइड्रोजन और बन जाएगा UQS2। अब UQS2 को यूबिक्विनोन नहीं बोलते, यूबिक्विनॉल बोलते हैं। UQS2 आपका अब इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स थर्ड के साइटोक्रोम बी को, ये इलेक्ट्रॉन देगा और 2 एक्सप्रेस पंप कर दिए जाएंगे आपके इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। तो बेटा यूबिक्विनॉल दिया, क्योंकि यूक्यू कहलाता है यूबिक्विनोन, UQS2 यूबिक्विनॉल कहलाएगा, तो यूबिक्विनॉल दिया कॉम्प्लेक्स थर्ड के साइटोक्रोम बी को इलेक्ट्रॉन,
तो आंसर विल बी फोर्थ। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल, अगर सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब आप ग्लूकोज तोड़ रहे हो, ठीक है, ऑल द एनर्जी कंटेन इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में जितनी भी एनर्जी है, कह रहा है ऑल बोल रहा है भैया, एनर्जी नहीं लिखा, ऑल बोला है, सारी एनर्जी, ठीक है, कह रहा है रिलीज फ्री इनटू सेल, गलत, कुछ एनर्जी से एटीपी बनाते, बाकी हीट के फॉर्म में लॉस होता है। ऑल एनर्जी आर नॉट कन्वर्टेड इनटू एटीपी, बिल्कुल सही बात, पूरी एनर्जी से एटीपी आप नहीं बनाते हैं। सेकंड आंसर करेक्ट हो गया। रिलीज इन सिंगल स्टेप, गलत, रिलीज इन सेल एंड फुली यूटिलाइज इन द, गलत हो गया, फुली यूटिलाइज नहीं, तो बेटा पूरी एनर्जी का इस्तेमाल हम एटीपी बनाने में हम नहीं करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ऑल द एनर्जी कंटेन इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू एटीपी। क्वेश्चन नंबर 45, इन ग्लाइकोलिसिस देयर इज नो, क्या नहीं होता है, ऑक्सीडेशन होता है छठी स्टेप पर, यहां पर आपका एनएडी जाता है और NADH2 बनाता है, तो ऑक्सीडेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, डीकार्बोक्सिलेशन सिर्फ आपका होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में और क्रेब्स साइकिल में। और डिहाइड्रोजनेशन, बिल्कुल डिहाइड्रोजनेशन होता है भाई, NAD को हाइड्रोजन मिल रही है, इसका मतलब किसी ने दिया, किसी ने हाइड्रोजन दिया, मतलब डिहाइड्रोजनेशन हुआ। स्प्लिटिंग ऑफ कार्बन, कार्बन बॉन्ड बिल्कुल होता है भैया, टूटेगा नहीं, तो 6 कार्बन से 3 कार्बन का पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे, तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड, अर्थात डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है आपका ग्लाइकोलिसिस में। आफ्टर एंट्री ऑफ पायरुविक एसिड, जब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है तो बताइए क्या नहीं होगा भैया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा तो वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कराएगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, बिल्कुल सही बात है भाई, ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल होता है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, पायरुविक एसिड NAD को अपनी हाइड्रोजन देगा और बनेगा NADH2, डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन और आपका एसिल को एंजाइम में 2 कार्बन, 3 कार्बन से 2 कार्बन का कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब आपका डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ये तो स्टेप का ही नाम है, एटीपी नहीं बनता ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में। तो क्वेश्चन घुमा के पूछा, कह रहा है पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, बताओ क्या होगा, अरे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, आओ, तो करेक्ट आंसर फोर्थ, एटीपी नहीं बनेगा।